नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हरियाणा के बुलेटिन में। आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत कर रहे हैं। दिल्ली दौरे पर रहे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विधानसभा में हमारे विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह था। उसके बाद मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का अवसर मिला और उनसे हरियाणा से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्ण रूप से इस बात को कहा कि आने वाले समय में हरियाणा में तीव्र गति से विकास की गति को बढ़ाएंगे। विधायकों का शपथ ग्रहण था। एक दिन का शपथ ग्रहण समारोह विधानसभा में रखा गया था और उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आज समय मिला था तो उनसे हरियाणा के कई विषयों को लेकर के चर्चा की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्ण रूप से इस बात को कहा, आने वाले समय के अंदर हरियाणा में तीव्र गति से विकास की गति को बढ़ाएंगे। देखा भी है पिछले दिनों, चाहे हरियाणा के रोड्स की बात हो, चाहे हरियाणा के अंदर मेट्रो की बात हो, आने वाले समय के अंदर हरियाणा एक तीव्र गति से विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्ण सहयोग, पूर्ण आशीर्वाद वो रहेगा और हरियाणा के जो भी कार्य होंगे, जो भी ध्यान में आएंगे, उनको गति से हम कराने का काम करेंगे। कई विषयों के ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूछा है, चर्चा की है और आगे आने वाले हरियाणा के अंदर क्या क्या कार्य करने हैं उसके बारे में भी हमने बताया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान सीएम सैनी और अमित शाह के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई। बीजेपी की प्रदेश स्तरीय सदस्यता अभियान कार्यशाला हुई। राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम की अध्यक्षता में सदस्यता अभियान कार्यशाला हुई। बता दें, बीजेपी का हरियाणा में नए 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य है। राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली, राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, राज्यसभा सांसद किरण चौधरी, रामचंद्र जांगड़ा, डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, कृष्ण पवार और गौरव गौतम भी इस बैठक में मौजूद रहे। और मैं आज अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। ये रोहतक मेरी कर्मभूमि है। मेरे नेता स्वर्गीय डॉक्टर मंगल सेन जी 14 जनवरी 1975 को मुझे कुरुक्षेत्र से लेके आए थे और उसके बाद एक लंबा इतिहास है और 2 दिसंबर 1990 तक डॉक्टर साहब की सरपरस्ती में हमने काम किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस मौके पर सीएम नायब सैनी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच कई अहम मुद्दों पर यहां चर्चा भी हुई। तो आपको बता दें कि इसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, कई खास मुद्दों पर यहां बातचीत हुई है। बताते चले कि राजनाथ सिंह से ये मुलाकात हुई जिसमें कई अहम मुद्दों पर राजनाथ सिंह और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बीच में बातचीत होती हुई नजर आई। हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा ने मुख्यमंत्री नायब सैनी से मुलाकात की। इस दौरान गोपाल कांडा ने प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को दोबारा मुख्यमंत्री बनने पर यहां हार्दिक बधाई दी।
खबर गोगामेडी से है, जहां गोगाजी धाम गोगामेडी में नवमी के अवसर पर देवस्थान विभाग की ओर से गोगाजी मंदिर प्रांगण में महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में गोगाजी के भक्तों ने गोगाजी महाराज की महाआरती कर गोगाजी का गुणगान किया। देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त ओम प्रकाश ने बताया कि राजकीय आत्मनिर्भर मंदिर गोगाजी महाराज ने गोगा मंडी में यहाँ पर आगंतुक भक्तों और श्रद्धालुओं की इच्छा को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक महीने की नवमी तिथि पर भक्तों के सहयोग से महाआरती के आयोजन का फैसला लिया है। उस निर्णय को धरातल पर लागू करने के लिए शुक्रवार की रात को मंदिर पर यह आयोजन करवाया गया। मानस अभियान के अंतर्गत शपथ लेता हूँ कि मैं किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन या उपयोग नहीं करूँगा। साथ ही भविष्य में भी इस प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन या उपयोग नहीं करूँगा। महेंद्रगढ़ में डीएपी खाद की किल्लत को लेकर किसानों में चिंता का माहौल था। कई जिलों में खाद की कमी से किसानों को फसल के लिए समय पर खाद उपलब्ध न होने की चिंता सताने लगी थी। महेंद्रगढ़ में सरकारी और निजी खाद बिक्री केंद्रों पर कुल 27,650 बैग डीएपी खाद उपलब्ध करवाई गई। इससे किसानों में राहत की भावना देखी गई। महेंद्रगढ़ उपमंडल कृषि अधिकारी डॉक्टर अजय यादव ने कहा कि हमारा उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े और जिले में खाद की कोई किल्लत न रहने दी जाए। उन्होंने किसानों से अपील की कि वो शांति और अनुशासन के साथ खाद खरीदे। उपमंडल कार्यालय के करीब 18,000 बैग खाद मिले हैं, जिसमें किसानों की आवश्यकताएं पूरी की जाएंगी। ऐसा है, खाद की किल्लत तो नहीं है। खाद की किल्लत देखी जाए तो हमारे पड़ोस के जिलों में देखी जाए। हाँ, ये जरूर है कि किसानों की जैसे ही गेहूं की बिजाई की तरफ रुझान बढ़ा है, तो महसूस हो रही थी अखबारी खबरों की वजह से लोगों को ये लगता था कि खाद पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, किसानों को डरने की जरूरत नहीं है। हमारे जिले में आज हमें तकरीबन 27,000 बैग खाद मिला है। इसका करीबन 18,000 बैग मेरे को सब डिवीजन के अंदर मिले हैं। करनाल में ई संजीवनी ओपीडी के नाम से होम ओपीडी की शुरुआत मरीजों के लिए रामबाण साबित होती नजर आ रही है। इसमें राज्य के मरीज स्वयं अपना पंजीकरण करवा निःशुल्क डॉक्टर परामर्श ले सकते हैं। बता दें कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मरीज अपनी रिपोर्ट्स को अपलोड कर डॉक्टर से बीमारी और उपचार के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद डॉक्टर लैब टेस्ट और दवाई की पर्ची ऑनलाइन उपलब्ध करवाएंगे, जो कि चिकित्सा के लिए प्रदेश के सभी अन्य स्वास्थ्य सुविधा के लिए मान्य होगा। तो आपको बताते चले कि होम ओपीडी की शुरुआत हो रही है। इसमें टेस्ट करवा सकेंगे घर बैठकर ही। अब लोगों के टेस्ट यहां पर हो सकेंगे। डॉक्टर की ओर से भी ये कहा गया है कि अब आपको इधर उधर भटकने की या जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर पर बैठकर भी बुकिंग करा सकते हैं और आपके घर पर बैठकर ही आपके तमाम टेस्ट हो सकते हैं। मरीजों को इससे काफी सुविधाएं मिल रही हैं, क्योंकि अभी तक मरीजों को काफी दूर जाना पड़ता था, बाहर जाकर टेस्ट कराने पड़ते थे, लेकिन अब आप अपने घर में बैठकर ही यहां पर टेस्ट करा सकते हैं। होम ओपीडी की अब शुरुआत हो चुकी है। ई संजीवनी एक ऐसा पोर्टल सरकार द्वारा बनाया गया है जिसके माध्यम से हम मरीज से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ई संजीवनी पूरे हरियाणा प्रदेश में चालू है, जिसमें हर रोज किसी न किसी डॉक्टर की, चाहे वो स्पेशलिस्ट है चाहे वो नॉन स्पेशलिस्ट है, ड्यूटी लगाई जाती है।
जिसमें मरीज अपनी कोई भी प्रॉब्लम फोन के माध्यम से, ऐप के माध्यम से बोल के बता सकता है, लिख के बता सकता है। डॉक्टर उसको उसकी प्राथमिक एनालिसिस करने के बाद उसको एक तरीका बताता है कि आपने ये दवाई अभी फिलहाल के लिए लेनी है और उसके बाद आपने क्या क्या टेस्ट कराने हैं। ये ई संजीवनी एक ऐप है, एक माध्यम है जिसके थ्रू जो नॉर्मली जो पेशेंट्स हैं वो डॉक्टर से कनेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन जी, घर पे बैठे हुए। किस तरीके से हम कनेक्टिविटी कर रहे हैं? जैसे पेशेंट जब कनेक्ट करता है तो इसके थ्रू वो डॉक्टर से कंसल्टेशन ले सकता है, जैसे वीडियो कॉल भी होता है इसमें, तो वो डायरेक्ट अपनी प्रॉब्लम दिखा भी सकता है कि यहाँ पे एलर्जी है या ऐसा कुछ, इस तरीके से कनेक्ट। क्या कुछ रुझान आ रहे हैं, किस तरीके के पेशेंट फिलहाल देखने को मिल रहे हैं? इसमें ज्यादातर पेशेंट जैसे ड्राई आईज या फिर खांसी जुकाम के जो नॉर्मल, या फिर किसी की सर में दर्द, माइग्रेन जैसी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हरियाणा दिवस राज्य स्तरीय उत्सव रत्नावली का आगाज हो गया है। इस मौके पर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र के निदेशक प्रोफेसर बीवी रमना रेड्डी ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम हॉल में हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित 37वें राज्य स्तरीय रत्नावली महोत्सव का उद्घाटन किया। बता दें कि कुरुक्षेत्र हरियाणवी संस्कृति के संरक्षण और युवाओं को व्यवसाय से जोड़ने में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का रत्नावली महोत्सव बड़ा ही यहां पर अहम है, बड़ी भूमिका निभा रहा है। इस महाकुंभ में जहां युवा पीढ़ी अपने धरोहर और संस्कृति से रूबरू हो रही है, वहीं युवा अपने स्वयं के उत्पादों को क्राफ्ट मेले में प्रदर्शित कर स्वावलंबी भारत का सपना साकार कर रहे हैं। इस मौके पर प्रोफेसर बीवी रमन्ना रेड्डी ने कहा कि यह महोत्सव जहां हरियाणवी संस्कृति को समृद्ध करने का कार्य कर रहा है, वहीं एक दूसरे से संवाद कायम करने के साथ साथ छात्रों को नई चीजें सीखने के लिए भी प्रेरित करता है। हमारे प्रांगण में हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें आप सब। पुंडरी के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में तीसरा कौशल दीक्षांत समारोह मनाया गया। संस्थान के परिसर में आयोजित इस समारोह ने कुशल छात्रों की उपलब्धियों को चिन्हित किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सुनील जिंदल जो है वो शामिल हुए। आपको बताते चले कि मुख्य अतिथि और संस्थान के प्रिंसिपल शमशेर सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। संस्थान के प्लेसमेंट अधिकारी संदीप रविश ने कहा कि हम सभी छात्र छात्राओं को हार्दिक बधाई देते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। समारोह ने व्यावसायिक प्रशिक्षण के महत्व और भारत के युवाओं को सशक्त बनाने में इसकी भूमिका को उजागर किया है। अंत में मैं अनुरोध करूंगा हमारे संस्थान के प्रधानाचार्य श्री शमशेर जी से आज के प्रोग्राम का उद्देश्य यही था, बच्चों को सर्टिफिकेट बांटना और बच्चों को अच्छी प्लेसमेंट के बारे में बताना, उनको स्किल के बारे में बताना, कुशलता कारीगर के बारे में बताना बच्चों को। बच्चे कहीं बाहर ना जाएं, दूसरी जगह ना जाएं। हमारे यहाँ पर इतने प्लेसमेंट में इतने रोजगार हैं बहुत ज्यादा कि बच्चे अगर समय पर आते रहें तो वो रोजगार पा सकते हैं। कितने बच्चों को रोजगार मिला अभी? आज तो हमारे में सर्टिफिकेट बनते हैं। अभी पीछे हमने जॉब फेयर लगाया था, उसमें हमारे कम से कम 15 बच्चे तो हम महिला विंग से लगे हैं। खबर सिरसा से है, जहां जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में सेना के काफिले पर आतंकी हमले में सिरसा का जवान शहीद हो गया। शहीद जवान जीवन सिंह राठौड़ का सैन्य सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव यहां रोहन में अंतिम संस्कार किया गया। शहीद जवान जीवन सिंह के गांव में उनके अंतिम दर्शन के लिए भारी जन सैलाब उमड़ पड़ा। बता दें कि सिरसा के कालावाली खंडरोड़ी के गांव रोहन निवासी राइफलमैन जीवन सिंह राठौड़ कश्मीर के गुलमर्ग में सेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले के दौरान शहीद हो गए। शहीद जीवन सिंह 4 बहनों के इकलौते भाई थे
और उनकी 2 मासूम बेटियां हैं। 2016 में सेना में भर्ती हुए थे और राजपुताना राइफल्स में तैनात थे। वहीं दीपावली के पर्व पर मिट्टी के बर्तन बनाने वालों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। जहां एक तरफ बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है, दूसरी ओर कुम्हारों के चेहरों पर मायूसी यहां पर नजर आ रही है। बाजारों में आर्टिफिशियल बर्तन आने से कुम्हारों का काम कम हो गया है। कुम्हार जगदीश और शुभम ने बताया कि मिट्टी के बर्तनों की डिमांड कम हो गई है, क्योंकि लोग बाजारों से आर्टिफिशियल बर्तन और त्योहारों का अन्य सामान लेकर आ रहे हैं, जिसने हमारे काम पर काफी असर डाल दिया है। उन्होंने बताया कि मिट्टी लेकर आने से और बर्तन बनाने तक की मेहनत का पैसा भी नहीं मिल पा रहा है। मैं बचपन से कर रहा हूँ जी। जैसे पहले दादाजी करते, उसके बाद पिताजी, अब मैं कर रहा हूँ जी। क्या लगता है कितना समय लगता है एक मिट्टी का बर्तन बनाने में, कितनी मेहनत है? मेहनत तो लगती है जी। पहले बाहर से मिट्टी लानी पड़ती है, जो कि मिलती नहीं है, उसमें दिक्कत होती है। उसके बाद फिर मिट्टी को लाते हैं, उसका गाढ़ा बनाते हैं, फिर चाक पे प्रोसेस होता है, बर्तन बनाने का दिया बनता है। आगे कलर वगैरह भी करना है? आगे कलर भी सुखाना पड़ता है, उसके बाद कलर, उसके बाद फिर भट्टी में पकाते हैं, फिर वो बिकने के लिए तैयार होता है। अच्छा, भट्टी को लेकर के लोग जो है कहीं ना कहीं रोकते भी हैं? हाँ जी, अब रोक है। पहले तो जैसे कोई कुछ नहीं कहता था, अब जैसे बोलते हैं प्रदूषण होता है, ये तो उसकी वजह से बहुत तंगी आती है हमें बर्तन बनाने में, पकाने में। मैं तो करेगी 30-40 साल। अच्छा, कहाँ से सीखा था आपने? अपने पिताजी से सीखा था। तो अब आज का जो समय है उसमें आपको क्या लगता है कि जो मिट्टी के बर्तन का काम है वो कम हो गया है? कम हो गया जी, पहले तो बहुत कम है। कारण क्या लग रही है? कारण क्या है, वो हो रहा है कि नहीं जानवर। तो इससे कहीं ना कहीं आपके आमदनी पर भी फर्क पड़ा? हाँ, फर्क पड़ा। कितना फर्क पड़ता है? जैसे बगुजारे हो जाए, इसमें नोट नाट नहीं जुड़ते हैं, खाने पीने का काम चला बस। और जैसे आप लोगों ने काम किया तो आपके बच्चे भी अभी काम कर रहे हैं? ना, मेरे बच्चे नहीं कर रहे। अच्छा, क्या लगता है कि ये जो मिट्टी के बर्तन का काम है वो बंद कर दिया है? कर देनी, हमारा तो बंद ही है परले पासों में। बंद का कारण क्या रहा है? लोग ध्यान नहीं देते या खरीदते नहीं है? पता क्या, पकाने की जगह नहीं है, मलयाले तराज करा, प्रदूषण हो, अभी गो हम पकावा। हरियाणा प्रदेश में इन दिनों धान की आवक तेज है। ऐसे में जुलाना अनाज मंडी में भी किसान अपनी फसल को लेकर पहुंच रहे हैं। किसानों का कहना है कि अनाज मंडी में आने के बाद समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 15 दिनों से किसान अपनी फसल को लेकर जुलाना मंडी में आए हुए हैं, लेकिन उनका धान खरीदने वाला कोई भी नजर नहीं आ रहा है। पीआर धान की बहुत बड़ी समस्या है। लगभग 1 महीने से खरीद चालू कर रखी है सरकार ने, लेकिन खरीदने वाली कोई एजेंसी आई नहीं है। पीआर धान वैसे की वैसे पड़ी है, ना उठान हो रहा। 1-2 ढेरी बिकी है, तो कोई उठान नहीं हो रहा। किसानों को बहुत सारी समस्या है। उनकी धान की फसल आएगी, उनकी बिकेगी, मिल में जाओगे जब उनके पैसे आएंगे। और वैसे भी उनको परेशानी है, दिल्ली मंडी में आए हैं और यहीं सो हैं रात को, ना घर जाने के ना अपनी फसल बेचने के। कई बार एजेंसियों से बात हुई है, वो कह रहे हैं मिल अलाउट नहीं हो रहे, ये समस्या बता रहे हैं। कागजों में दिखाया जाने अभी तक टोटल 1070 कुंटल की अराइवल हुई है पीआर की मंडी में, और सिर्फ 90 कुंटल की खरीद की गई है एजेंसी के द्वारा। एजेंसी के द्वारा ये बार बार कहा जा रहा है कि हमारे पास मिलर नहीं है, इस वजह से हम खरीद नहीं कर पा रहे। कुछ डेयरियों में मॉइस्चर भी है, मॉइस्चर की वजह से भी, मॉइस्चर की रिपोर्ट भी है हमारे पास। तो हम इसी साहब को अवगत करा दिया था कल, और डेली हम लेटर भी लिखते हैं डीएमएफआर से, मेरी डेली बात भी होती है इसके रिगार्डिंग कि सोल्यूशन करवाया जाए। 2-3 दिन पहले मैं डीएफएसएस से भी मिली थी, उन्होंने कहा था कि 20 का जल्दी सोल्यूशन करा दिया जाए। तो 10-5 डेयरी आई हुई हैं, पीआर वाले आ जाते हैं हर रोज, और वो परचेज कर नहीं रहे। इसलिए नहीं परचेज कर रहे कि वो कह रहे हैं जी मिलर नहीं है कोई, तो मिलर के बगैर बोले हम कैसे परचेज कर सकते हैं, जबकि गवर्नमेंट तो कह रही है भाई हमारी परचेज शुरू है, लेकिन खरीद कोई नहीं रही सरकार। तो किसानों की कितनी समस्या है उनको? किसानों को 15-15 दिन हो गए यहाँ पड़े हैं बेचारे, उनकी जीरी यहाँ पड़ी हुई है और रात दिन उनको यहाँ रहना पड़ता है। समस्या ही है बिल्कुल। मार्केट कमेटी अधिकारी कह रहे हैं कि हमने मार्केट कमेटी के अधिकारियों को सबको बता चुके हैं
कोई इस तरफ ध्यान नहीं है। लेकिन जो एफेड वाले हैं वो कल भी आए थे, आते हर रोज हैं और वो यही कहते हैं जी अभी मिलर आया नहीं है, जब तक मिलर नहीं आएगा हम नहीं परचेज कर सकते। इसमें तिब्रा नमाटी हो रही है, 10-10 दिन पे मंडियां पड़ी। हाँ, ये बकरी, बच्चों की फीस भी देनी है और दवाइयाँ के और ब्याह भी करना है, कुछ नहीं हो पा रहा, कुछ भी नहीं हो पा रहा। वो ना राजेश, और खाद बीज भी लेना, खाद बीज भी कातरे भी लाइन में लगना पड़ेगा, वो भी नहीं मिल रहा। वाड़ कोठा नहीं मिलेगी तो हो जाएगा। अब जब मतलब आ रहा हो तो फिर कितने और ले आवा दुकानों पर बीज भी नहीं आ रहा है। सारी समस्या खड़ी हो रही है। 15 दिन हो गए हैं डेयरी में बिके नहीं है, ये समस्या है। तैयार है सरकार तो कहना है, सरकार तो करे ठीक ठीक हो गया है, 15 दिन कहने लग रहे। अब वो जो बात हो रही है नहीं, त्योहार का सीजन वो हो गया है, त्योहार भी आ गया, बच्चे फीस भी देनी पड़ेगी, वो घर भी मिठाई सिटाई लेनी पड़ेगी। अधिकारी तो वैसे करे। हाँ जी, बहुत ज्यादा समस्या हो रही है जी। समस्या ये जो अनाज मंडी में पीआर धान की खरीद नहीं हो रही है। अखबारों में झूठी खबर छप रही है कि भाई इतना क्विंटल खरीद लिया, यहाँ से एक दाना भी नहीं खरीदा गया आज तक। मॉइस्चर इसका 14-17 मॉइस्चर में खरीद चालू करेंगे, 17 से कमा लिया, 14 इसके अंदर मॉइस्चर, 15 दिन हो लिए इस चीज पड़ी में। एक दाना भी खरीद रखा हूँ। कल मैं डीएफएससी सिटी मजिस्ट्रेट, वहां हमारी मीटिंग भी हुई थी, एक दाना भी नहीं खरीद रखा हूँ। झूठी एफर्ट द्वारा गलत जानकारी दी जा रही प्रशासन को भी। समस्या त्योहार का टाइम आ रहा है, ऊपर से बच्चों की फीस लतड़े सारी चीजें, विवाहों का भी टाइम इसी टाइम पे हो, आप दिन मान लगा चीज दो बंधुए चाहो जो किसान का हक है, किसानों उसका हक दे दो। फसल आली सूखी है, सारा सौदा फिर भी क्यों नहीं खरीद हो रही? अखबार हम खरीद क्या करो, एक्चुअल में भी तो खरीद कर लो। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में राज्य स्तरीय 37वें रत्नावली महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में हर वर्ग के उत्थान के लिए सरकार यहां पर कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि लोगों में विश्वास बढ़ा है, हर क्षेत्र में समान रूप से कार्य हो रहे हैं। ये सरकार विश्वास दिला रही है कि हर विद्या में आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा सरकार हर कदम पर आपके साथ है। ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र द्वारा हर वर्ष आयोजित होने वाले रत्नावली कार्यक्रम की, जहां यूनिवर्सिटी के सभी अधिकारी, कर्मचारी, प्रोफेसर सभी को जान जा रहता है। पूरे हरियाणा प्रांत के यहाँ पे छात्र छात्राएं कंपटीशन में पार्टिसिपेशन करते हैं और उस पार्टिसिपेशन के साथ साथ जो यहाँ के लोगों के बीच में एक आपस में सौहार्दपूर्ण माहौल रहता है, उसकी इंतजार केवल यूनिवर्सिटी कैंपस से जुड़े हुए लोगों की नहीं है, यहाँ के एलुमनीज को भी रहती है। के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। नहीं, बैठा ही नहीं जा रहा।